नमस्कार। अक्ष लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अक्ष लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर आज मैं एसएससी जीडी की इम्पोर्टेंट क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है। आज का पहला क्वेश्चन है कि जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। दुष्कर दिया गया है, दुर्लभ दिया गया है अलभ्य और दिया गया है दुष्प्राप्य। देखा जाए दुष्कर क्या है। दुष्कर किसे कहते हैं? दुष्कर का स्वरूप देखा जाए तो दुष्कर कहते हैं जिसे करना कठिन हो। दुष्कर कहते हैं जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। जिसे करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर कहते हैं। देखा जाए दुर्लभ किसे कहते हैं? दुर्लभ वो होता है जो बहुत कम मिलता है, जो बहुत कम मिलता है, जो बहुत कम मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जो बहुत कम मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। देखा जाए अलभ्य किसे कहते हैं? जो ना मिलता हो। अलभ्य किसे कहते हैं? जो ना मिलता हो। अलभ्य किसे कहते हैं? जो अलभ्य उसे कहते हैं जो ना मिलता हो, जो ना मिलता हो, जो ना मिलता हो उसे अलभ्य कहते हैं। देखा जाए दुष्प्राप्य किसे कहते हैं? कि जिसको ना प्राप्त किया जा सके, जिसको ना प्राप्त किया जा सके, जिसको ना प्राप्त किया जा सके, ना प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं, उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? जिसको प्राप्त ना किया जा सके तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं भैया, उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। आपका ये करेक्ट आंसर होगा दुष्प्राप्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मन को आनंदित करने वाला। आपका अगला क्वेश्चन है मन को आनंदित करने वाला। दिया गया है मोहित, दिया गया है श्रेयस, दिया गया है प्रिय और मनोरंजक दिया गया है। देखा जाए तो मोहित आप जानते ही हैं, मोह से लिया गया है। और श्रेयस का मतलब भैया होता है सुंदर होता है। श्रेयस का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। और श्रेयस का मतलब होता है भाग्यशाली होता है। सुंदर होता है और भाग्यशाली। और देखा जाए प्रिय तो आप जानते हैं जो आपके चहेते हो वो आपके क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। और आपका क्वेश्चन है मन को आनंदित करने वाला, वो आपका होगा मनोरंजक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? देखा जाए आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। जठराग्नि दिया गया है, दावाग्नि दिया गया है, बड़वाग्नि दिया गया है और वनाग्नि दिया गया है। देखा जाए जठराग्नि का मतलब क्या होता है? जठराग्नि भैया ये आपकी होती है पेट में लगने वाली आग। ये होती है पेट में लगने वाली आग। तो भैया पेट में लगने वाली जो आग है उसे कहते हैं जठराग्नि कहते हैं। दावाग्नि देखा जाए, दावाग्नि क्या है? दावाग्नि है भैया जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को भैया कहते हैं दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। सेम वनाग्नि दिया गया है। वनाग्नि भी वही होता है, यानी जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को हम कह सकते हैं, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली, जंगल में लगने वाली आग, इसे भी वनाग्नि ही कहा जाता है। और आपका क्वेश्चन है समुद्र में लगने वाली आग उसे भैया कहते हैं बड़वाग्नि कहते हैं, या इसे बड़वा नल कहते हैं, या इसे कहते हैं बड़वा नल कहते हैं। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़वाग्नि, जो समुद्र में लगने वाली
आग है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखा जाए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे विलोम शब्द, पूछा गया विलोम शब्द, यथार्थ का विलोम क्या होता है भैया। कमेंट करेंगे आप कि यथार्थ का विलोम क्या होता है। देखा जाए भैया यथार्थ का जो विलोम होता है वो यथार्थ का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। यथार्थ का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो भैया जो प्रत्यक्ष है उसका विलोम पूछा है तो उसका विलोम होता है भैया उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। विलोम पूछना है तो उल्टा। विलोम का मतलब है तो यथार्थ का विलोम जो प्रत्यक्ष होगा यानी उसका विलोम हो जाएगा कल्पना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यौवन। अगला क्वेश्चन है यौवन और कमेंट करिएगा कि यौवन का विलोम क्या होगा। देखिएगा यौवन का मतलब होता है भैया युवावस्था। यौवन का मतलब क्या होता है, युवावस्था। और आप जानते हैं युवावस्था का विलोम लिखा है जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौवन का विलोम हो जाएगा क्या, बुढ़ापा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया प्रतिवादी। प्रतिवादी का विलोम पूछा गया है तो प्रतिवादी किसे कहते हैं जानिएगा। जो वादी की बात का जवाब देता है, जो वादी की बात का जवाब देता है उसे भैया कहते हैं प्रतिवादी। उसे क्या कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं। और इसका विलोम पूछा गया है आरोपी। आप जानते हैं कि जिस पर आरोप लगाया गया हो वो आपका हो जाएगा आरोपी। यहाँ से संवादी में आपके नात रिश्तेदार आ जाते हैं। और वादी का मतलब क्या है, वादी का मतलब होता है फरियादी। वादी का मतलब क्या होता है, फरियादी होता है, फरियादी होता है। और आप जानते हैं कि जिस पर आरोप लगाया जाता है उसे अभियुक्त भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। देखा जाए तो ये आरोपी को अभियुक्त भी कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है प्रतिवादी का विलोम वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वादी। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भैया लिखा है कि खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। यह आपके एसएससी जीडी में एक टॉपिक दिया गया है। एक टॉपिक है ये दिया गया है कि वाक्य के किस अंश में, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखा जाए पहला विकल्प है कोई त्रुटि नहीं, यहाँ लिखा है खुले हुए भोजन पर। पहला रेखांकन है खुले हुए भोजन पर। अगला है मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। देखा जाए भैया इसके किस अंश में त्रुटि है, देखा जाए तो इसका सही आंसर होना चाहिए था खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। ये नहीं होगा, भिनभिनाती रहती हैं, ये इसका सही आंसर होगा। तो किस भाग में त्रुटि है, भिनभिनाती हुई रहती है, इसीलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भिनभिनाती हुई रहती है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज का अगला क्वेश्चन है भैया शीर्षक को चयन कराते समय अवतरण में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन आपका फिर से दोहराया गया है। देखा जाए शीर्षक को चयन कराते समय एक रेखांकित यहाँ पर किया गया है शीर्षक को चयन कराते समय, और दूसरा रेखांकित किया गया है कोई त्रुटि नहीं इसमें दिया गया है। दूसरा है अवतरण में निहित और तीसरा है भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। देखिए शीर्षक को चयन कराते समय नहीं, शीर्षक का चयन करते समय इसका स्वरूप यहाँ से लिखा जाना चाहिए था। अतः देखा जाए तो वाक्य के इस भाग में त्रुटि है, अतः देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शीर्षक को चयन कराते समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपका अगला क्वेश्चन है भैया बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, देखा जाए तो इसमें लिखा है पाना चाहता है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ठीक, कोई त्रुटि नहीं, सम्मान और प्रशंसा। तो देखा जाए भैया इसमें वाक्य सही लिखा गया है, अतः इसमें त्रुटि की कोई ज़रूरत नहीं है, अतः आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है हैजा। हैजा देखा जाए तो हैजा किस प्रकार का रोग
आक्रामक है, अभिक्रामक है, आक्रामक है। आप जानते हैं आक्रामक तो स्थितियां बनती है, आक्रामक से कोई लेना देना है नहीं। यहाँ अतिक्रामक का कोई मतलब नहीं कि अति का मतलब ही अधिक आक्रामक होता है, जबकि हैजा एक संक्रामक रोग है, यानी जो फैलता है एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। आगे की चर्चा देखी जाए, आपका अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है अथक परिश्रम और सतत। अथक परिश्रम और सतत, ठीक रिक्त स्थान दिया गया है, चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ये आपका रिक्त स्थान है, एसएससी जीडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भैया देखा जाए व्यवसाय, व्यवसाय तो चरम होगा नहीं, यहाँ पर अव्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। समवाय का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो समवाय का मतलब होता है भैया समूह होता है या झुंड होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो झुंड से कोई मतलब नहीं कि अथक परिश्रम और सतत, समूह या झुंड का मतलब कोई नहीं होगा। मनमाने व्यवहार से, बिल्कुल सही बात है भाई। अथक परिश्रम हो और आपके अनुसार अगर आपका मोटिव हो तो आप भाई कठिन से कठिन संघर्ष आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमाने व्यवहार से। अगला क्वेश्चन है भगवत कृपा से मूक। मूक का मतलब भैया होता है, मूक का मतलब हो जो ना बोलता हो, जो ना बोलता हो यानी गूंगा हो। मूक का मतलब होता है गूंगा हो, तो उसके लिए शब्द पूछा गया कि भगवत कृपा से मूक भी वाचाल हो सकता है। यानी अगर भगवान की कृपा हो जाए तो आप जानते हैं कि जो मूक होता है वो वाचाल, अर्थात वाचाल का मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। बधिर का मतलब आप जानते हो बहरा, बधिर का मतलब बहरा होता है। यहाँ से देखा जाए तो बधिर का मतलब क्या होता है, बहरा। और अभिज्ञ का मतलब हो जिसने विद्या बहुत अर्जित कर ली हो, जिसने विद्या बहुत अर्जित कर ली हो, जिसने विद्या बहुत अर्जित कर ली हो, अर्जित कर ली हो, उसे क्या कहते हैं, जिसने विद्या बहुत अर्जित कर ली हो भैया उसे कहते हैं अभिज्ञ। और विज्ञ का मतलब आप जानते हैं विद्वान होता है। विज्ञ का मतलब क्या होता है, विद्वान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है कि कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र, आपका ये पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि इस पैराग्राफ से आपको उत्तर बताना होता है। रिक्त स्थान दिया गया है तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखा जाए कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है और इसमें फिल करना है आपको 13 नंबर पे। शिक्षा का एकमात्र क्या समझते हैं, माध्यम, सहारा, औजार या उद्देश्य। तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सहित समझते हैं। माध्यम का मतलब भैया साधन होता है, सहारा का मतलब अवलंब होता है, तो शिक्षा अवलंब का कोई आधार नहीं माना जाएगा। और औजार का मतलब जानते ही हैं क्या, प्रसाधन होते हैं, साधन होते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया उद्देश्य हो जाएगा। चलिएगा अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे देखा जाए, ये लिखा है ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़ें। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़ें, अन्य कुछ ना करें, अन्य कुछ ना करें, तभी उनके ज्ञान में, तभी उनके ज्ञान में। इसमें देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या था, तभी उनके ज्ञान में भैया पूर्ति होगी कि प्राप्ति होगी कि उपलब्धि होगी कि अवृद्धि होगी। यानी अवृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होगी, तभी उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पैराग्राफ पे आगे क्या है। आगे लिखा है, इसका आंसर हो गया आगे, दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखा जाए कि आगे क्या रिक्त स्थान करते हैं कि मनुष्य जीविका, समृद्धि, यश और नौकरी। आगे देखा जाए उसमें लिखा है कि मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो रखा गया था वो यश कमाने के योग्य नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, यश का मतलब जानते हैं मान और सम्मान के योग्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसी में योग्य नहीं हो सकता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक, क्या है, रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा भैया आपका 16 नंबर का आंसर वो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। पैराग्राफ पे अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या था, रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भैया शुद्ध वाक्य चुनना है। क्या
वाक्य को शुद्ध करना है। आप जानते हैं एसएससी जीडी में वाक्य शुद्धि से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः देखा जाए तो वाक्य शुद्धि जो चैप्टर है वो अधिक इंपॉर्टेंट है। देखा जाए क्वेश्चन पूछा गया, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। इतनी रात कह रहे तो इतनी रात कहने का कोई मतलब नहीं यहाँ था। तो देखा जाए इतनी रात बिता, तो बिता का रूप हो जाएगा ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इतनी रात हुआ तो इतनी रात हुआ ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इतना रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भैया लिखा है हमें दिल्ली जाना है। हमें दिल्ली जाना है ये वाक्य आपका हो जाएगा हमें दिल्ली में जाना है, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध बताना है आपको, हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हमारे को दिल्ली जाना है भैया, अगर हमारे को, तेरे को, मेरे को कोई कहता है तो ये वाक्य अशुद्ध है, यानी ये आपका वाक्य भी क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। आगे देखा जाए हमने दिल्ली जाना है, ये भैया सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, इस कारण से देखा जाए ये भी आपका वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। ये इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें दिल्ली जाना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भैया, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। तो ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सीख रहा है। आप जानते हैं जहाँ पर निर्जीव कर्म होता है वहाँ पर को नहीं लगता है, अतः ये भी वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये भी वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगला, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सीख रहा है या सिखा रहा है, भैया ये वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपका अगला क्वेश्चन है लोकोक्तियाँ, इंपॉर्टेंट है आज के सेशन की। लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। देखा जाए, न सावन सूखे न, क्या लिखा है, लिखा है न सावन सूखे न सावन हरे। ऐसा लोकोक्ति नहीं है इसमें, इसको आप शुद्ध कर सकते हैं, न सावन सूखे न भादो हरे। इसका स्वरूप ये होता है न सावन सूखे न भादो हरे। ये लोकोक्ति पूछी जाती है। तो इसका आंसर देखा जाए, सुख दुख का भेद न जानना, यह आपका गलत हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहना, बिल्कुल सही बात है। सदैव एक सा रहना, कहते हैं सदैव एक सा रहना, सदैव एक सा रहना या सदैव एक सा रहना या सदैव प्रसन्न रहना। सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, एक ही मानसिक स्थिति में रहना। देखा जाए तो ये भी विकल्प आपका मैच कर रहा है, ये लगभग मैच कर रहा है, लेकिन हमने उसका उत्तर लिख दिया है सदैव एक सा रहना। ये आपका होता है न सावन सूखे न भादो हरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सदैव एक सा रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भैया, पानी पी पी कर कोसना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो पानी पी पी कर कोसना, देखो भैया आप लोग पानी पी पी को कोसो ना, ठीक है। देखा जाए कि भैया पानी पी पी कर कोसना, स्वार्थ की बात करना। क्या करना, स्वार्थ की बात करना। पानी पीकर अमंगल चाहना और हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना ही राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपका अगला क्वेश्चन है समानार्थक। समानार्थक का मतलब आप जानते हैं, जो पर्यायवाची शब्द हैं जो समान अर्थ देने वाले हैं उनकी बात करते हैं। देखो भैया, सुगंध, सुगंध की पर्यायवाची पूछी गई है, तो सुगंध की पर्यायवाची आप जानते हैं, सुगंध की पर्यायवाची सौरभ होती है। जैसे भैया सौरभ भी होता है, और कह सकते हैं आप ये खुशबू, सौरभ भी होता है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है खुशबू। क्या है, यानी खुशबू। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सुगंध की पर्यायवाची क्या होगी, तो सुगंध की पर्यायवाची भैया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सौरभ हो जाएगा। चंदन, आप जानते हैं चंदन तो वृक्ष है, ये उसकी पवित्रता को बताता है। इत्र तो आप जानते हैं भी एक पदार्थ है, यहाँ से इसका आंसर सौरभ हो जाएगा। अगला देखा जाए, बादल, बादल की पर्यायवाची पूछी गई। देखो भैया अम्बुध लिखा है, अम्बुध यदि पानी की पर्यायवाची में धी लगा है तो वो समुद्र की पर्यायवाची होती है। वो किसकी पर्यायवाची होती
होती है समुद्र की। ये भैया समुद्र की या सागर की पर्यायवाची है। पयोधी, पयोधी भी सागर की पर्यायवाची है यानी समुद्र की पर्यायवाची है पयोधी। देखा जाए अंबुज, अंबुज का मतलब भैया ये कमल की पर्यायवाची है। ये किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है। और पयोद, पयोद का मतलब बादल होता है। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बादल की पर्यायवाची, वो आपका हो जाएगा क्या? पयोद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपका अगला क्वेश्चन है भैया जंगल की पर्यायवाची पूछी गई है। देखो भैया कुसुम तो फूल की पर्यायवाची है। कुसुम किसकी पर्यायवाची है? फूल की पर्यायवाची। बाग तो लिखा है, बाग का उपवन है, ठीक है, कई प्रकार से पर्यायवाचियां हैं, लेकिन ये कानन, जंगल की पर्यायवाची कानन है। और आप कह सकते हो विपिन भी इसकी पर्यायवाची होती है, अरण्य भी इसकी पर्यायवाची होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जंगल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जंगल की पर्यायवाची कानन होगी। चलिए आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जो आपके त्रुटियां होंगी इसमें देखा जाए वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया जाए इसके लिए आप सजेस्ट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।